नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि की तरफ बढ़ेगा युवा किसानों का रुझान। भारत सरकार द्वारा दलहनी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित। उत्तर प्रदेश में तिल की बम्पर पैदावार होने का अनुमान। कृषि यंत्रों का वितरण और संकर बीजों की अनुदान तिथि फिर बढ़ी। अब कृषि समाचार विस्तार से। गांव से युवा किसानों का पलायन रोकने के लिए भारत सरकार एक विशेष योजना लाने जा रही है। देश में युवाओं की बड़ी जनसंख्या का रुख कृषि की तरफ मोड़ने के लिए आर्या नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि आधारित विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आजीविका के लिए शहरों की ओर युवाओं के पलायन को रोका जा सके। आर्या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ एग्रीकल्चर नाम के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में देश के चुने हुए प्रत्येक जिले के 400 ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाएगा। देश के पर्वतीय और कम आबादी वाले हिस्सों के प्रत्येक जिले से 200 से 250 ग्रामीण युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर कुल 10,000 युवाओं को अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाले देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा ग्रामीण युवाओं की क्षमताओं का आकलन कर उनके लिए उपयुक्त कृषि उद्योग का चयन किया जाएगा। भारत सरकार ने पिछले दिनों दलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल के वृद्धि के साथ 75 रुपए अतिरिक्त बोनस की घोषणा की है। ये किसानों के लिए दिवाली का तोहफा से कम नहीं है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का समर्थन मूल्य 1,450 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,525 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का समर्थन मूल्य 1,150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,225 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दलहनी फसलों में चने का समर्थन मूल्य 3,175 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,425 रुपए और मसूर का समर्थन मूल्य 3,075 रुपए से बढ़ाकर 3,325 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरसों के तेल का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए से बढ़ाकर 3,350 रुपए और सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 3,050 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए कर दिया गया है। मौसम की मार से परेशान उत्तर प्रदेश किसानों के बीच कई दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में इस साल तिल की बम्पर पैदावार होने जा रही है। इससे किसान और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों उत्साहित हैं। वास्तव में मौसम के पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य सरकार तिल की बुआई के रकबे को न सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर और बढ़ाया, बल्कि सूखा अवरोधी फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, तिल की खेती करने का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया। इसी का परिणाम है कि खरीफ में धान और दलहन की फसल पूरे देश में खराब है, लेकिन पूरे बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश के पश्चिमी व मध्य क्षेत्रों में तिल की फसल लहरा रही है। कम सिंचाई में तैयार होने वाली तिल की खेती के लिए गुजरात से अधिक उत्पादन देने वाले बीजों की प्रजाति की व्यवस्था की गई थी। किसानों को 80 रुपए प्रति किलो की दर से बीज खरीद पर अनुदान भी दिया गया। इस साल 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 से 19 लाख क्विंटल तिल का उत्पादन होने का अनुमान है। जनपद बस्ती के वैरागल स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर पिछले दिनों कृषि विभाग बस्ती द्वारा आयोजित एक शिविर में ग्रामीण अंचलों से आए किसानों को 50% के अनुदान पर स्पेयर मशीन का वितरण किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कृषि निदेशक बस्ती मंडल डॉक्टर RS जायसवाल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर जायसवाल ने कहा, अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को चाहिए कि वे शीघ्र से शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और कृषि विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। जब हमारे किसान भाइयों के पास अधिक से अधिक कृषि संसाधन होंगे तो वे देश के हित में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रबी 2015 में संकर बीजों जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों आदि पर अनुदान प्राप्त करने की तारीख 15 नवंबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। किसान पारदर्शी सेवा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 30 लाख से अधिक पंजीकृत किसान अनुदानित बीज पाने के पात्र हो चुके हैं। किसान अपनी इच्छानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने विकास खंड के किसी भी निर्धारित विक्रय केंद्र से पूरे मूल्य पर बीज खरीद सकेंगे। 2 हेक्टेयर की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को उसकी जोत के आधार पर बीज प्राप्त होगा। किसानों की सहायता के लिए कृषि निदेशालय लखनऊ में DPT सेल संचालित है, जिसका फोन नंबर है 0522 6900 500 से लेकर 0522 6900 507 तक है। किसी भी किसान को बीज के पंजीकरण
या बीज पाने में असुविधा हो रही हो तो वह इन फोन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस संबंध में किसान भाई अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 अथवा 1800-180-4555 से भी जानकारी ली जा सकती है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की समसामयिक वार्ताओं के बारे में। किसान भाइयों, धान की पकी फसल की कटाई शीघ्र करें। असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुआई इस माह के दूसरे पखवाड़े तक समाप्त कर ले। बुआई से पहले 1 किलोग्राम बीज में कार्बेडाजिम 50% WP की 2.5 ग्राम मात्रा से शोधित कर PSV कल्चर से उपचारित करके उचित नमी पर लाइनों में बुआई करें। बीजों का चयन अपने क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से संस्तुति के आधार पर करें। जौ की बुआई पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र होने की दशा में 25 नवंबर तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में 30 नवंबर तक समाप्त कर ले। यदि बीज प्रमाणित ना हो तो बुआई से पहले 2.5 ग्राम थिरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करने के बाद बुआई करें। मसूर की बुआई के लिए इस माह का पहला पखवाड़ा उपयुक्त समय है। प्रजातियां हैं शेखर 2, शेखर 3, पंथ मसूर 4, पंथ मसूर 5, नरेंद्र मसूर 1 आदि। बुआई से पहले बीज शोधन के लिए 1 किलोग्राम मसूर के बीज को 2 ग्राम थिरम 75% और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% को मिलाकर शोधित करने के बाद 10 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम कल्चर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं बिजनौर मंडी में 1,610 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1,560 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 1,585 रुपए और झांसी की मंडी में 1,470 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। चावल बिजनौर की मंडी में 2,250 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर मंडी में 2,190 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 2,080 रुपए और झांसी की मंडी में 2,100 रुपए प्रति कुंटल भाव बिका। चना बिजनौर मंडी में 5,260 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर में 5,250 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 5,250 रुपए, झांसी की मंडी में 4,850 रुपए प्रति कुंटल भाव बिका। उर्द बिजनौर मंडी में 8,700 रुपए प्रति कुंटल, गाजियाबाद मंडी में 8,800 रुपए, झांसी की मंडी में 9,100 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। मूंग बिजनौर की मंडी में 8,780 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 9,400 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। सरसों बिजनौर की मंडी में 4,350 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर में 3,920 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 4,250 रुपए और झांसी की मंडी में 3,900 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। गुड़ बिजनौर की मंडी में 2,560 रुपए प्रति कुंटल, गाजियाबाद की मंडी में 2,550 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 3,400 रुपए प्रति कुंटल भाव बिका। बैगन बिजनौर की मंडी में 870 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर की मंडी में 730 रुपए, गाजियाबाद में 500 रुपए और झांसी की मंडी में 650 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। कद्दू बिजनौर की मंडी में 930 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर की मंडी में 980 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 760 रुपए, झांसी की मंडी में 800 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। आलू बिजनौर की मंडी में 810 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर की मंडी में 850 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 825 रुपए और झांसी मंडी में 625 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। प्याज बिजनौर की मंडी में 2,930 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर की मंडी में 2,300 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 2,660 रुपए और झांसी की मंडी में 2,100 रुपए प्रति कुंटल भाव बिका। टमाटर बिजनौर की मंडी में 1,750 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर में 1,780 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 1,360 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। सेब बिजनौर की मंडी में 3,985 रुपए प्रति कुंटल, लखीमपुर की मंडी में 5,600 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 4,400 रुपए और झांसी की मंडी में 5,100 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि समय पर खाद, समय पर पानी, रोग कीट पर रहे निगरानी, पैदावार बढ़ेगी निश्चित, बात हमारी जिसने मानी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं उन्हें अपनी फसलों की देखभाल बड़ी सतर्कता पूर्वक करनी चाहिए। और जो हमारे बागबान भाई जिनके पास फलदार वृक्ष हैं उन्हें अपने फलदार वृक्षों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए इसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फलदार वृक्षों की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ के उप निदेशक शोध डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, बरसात का मौसम समाप्त हो चुका है जी। ऐसे में हमारे जो बागबान भाई हैं उन्हें अपने बागों में क्या करना होगा? कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है? जी, इस समय जो कि बरसात के बाद जब सबसे पहला मौका होता है, बागवान भाई इस समय अब जाते हैं अक्टूबर के महीने में बागों को देखने के लिए आम तुड़ाई के बाद, तो उस समय देखते हैं कि हम बहुत सारे खरपतवार, बहुत घासें, बहुत अवांछित उसमें जो खरपतवार जम गए हैं उनकी सफाई की आवश्यकता होती है सबसे पहले। तो उसके लिए हम कहेंगे कि बढ़िया जुताई उसकी कर दें।
ताकि पूरा खेत साफ हो जाए बढ़िया सा। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो जमीन में हमारे तमाम कीड़े के, तमाम बीमारियों के जो अंडे बच्चे ये सब पड़े रहते हैं, वो अपने मन से जैविक नियंत्रण की तरह से नष्ट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, सूर्य के प्रकाश में आकर के वो वहां पर मर जाएंगे। नहीं तो कुछ चिड़िया होती हैं, कौवे होते हैं, बगुले होते हैं, जैविक नियंत्रण इसको हम कहते हैं, कि वो अपने आप जो है नियंत्रित हो जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, जुताई जब किसान भाई करते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि जो पेड़ का मुख्य तना है पेड़ों का, वहां पर सफाई नहीं ठीक से कर पाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो कैसे सफाई करनी चाहिए? वहां पर हम कहते हैं किसान भाइयों को, चूंकि आम के पेड़ के मुख्य तने से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर ही उसकी मुख्य जड़ें होती हैं जिनसे पौधा भोजन लेता है। तो वहां पर भी बहुत अच्छी सफाई कुदाल से, फावड़े से किसान भाइयों को अपना कर देनी चाहिए, ताकि वहां पर बढ़िया सफाई हो जाए और वहां पर जो अंडे बच्चे जो पास में पड़े हुए हैं वो भी थोड़ा सा मर जाएं या नष्ट हो जाएं। जी, ये डॉक्टर साहब, जो हमारे बागबान भाई हैं जिनके पास फलदार वृक्ष हैं, तो जैसा आपने बताया, एक तो उनको जुताई करवानी है जी, दूसरा उन्हें क्या कार्य करना है डॉक्टर साहब? दूसरा, इसी समय हम कहते हैं कि आम के पेड़ों में जो पुराने बाग हैं, जो 40 साल 50 साल पुराने पेड़ हो गए हैं, उसमें देखा होगा आपने कि बहुत घने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टहनियां आपस में मिल जाती हैं बहुत। तो उसमें एक बहुत समस्या आ जाती है, जाला कीट लगता है उसमें। तो उसको सफाई करने की जरूरत होती है। हम तो पहले सलाह देंगे किसान भाइयों को, जो मिले हंसिया से या बड़ी डंडी से उसको काट करके जाला कीट को फेंक दें। और घने बाग हैं, जो घनी टहनियां हो गई हैं, उनको थोड़ा सा सफाई करने की जरूरत होती है, कटाई छटाई करने की जरूरत होती है। जो टहनियां ऐसी हैं जो व्याधि ग्रसित हैं, बीमारी हो गई हैं, रोग ग्रसित हैं, सूख गई हैं या कीड़ा लगा हुआ है, उनको इस समय छटाई कर दें, सफाई कर दें, एक सामान्य सफाई से, कटाई छटाई सामान्य सफाई हल्की हल्की कर दें, ताकि आपस में टहनियां छूनी नहीं चाहिए, पेड़ की आपस में टहनियां छूनी नहीं चाहिए। और जब हवा बढ़िया आएगी बाहर से, बढ़िया सूर्य का प्रकाश आएगा, सभी पूरे पत्तियों पर पड़ेगा, तो बढ़िया उससे फोटोसिंथेसिस, बढ़िया पौधे भोजन बनाते हैं और अच्छी बढ़वार, अच्छी उसकी चैतन्य पौधा रहता है। इसलिए नंबर 1 जुताई करना जरूरी है। नंबर 2 पौधे की सफाई, सामान्य सफाई। जाला कीट लगा है तो उसका काट छांट के अलग कर दें। कोई ब्याध लगी है, सूखी टहनियां हैं, डाई बैग जिसको हम कहते हैं, उसको काट के निकाल दें, तो इससे पेड़ सामान्य साफ हो जाएगा। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हमें अपने बागों में खाद एवं उर्वरक के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए? एकदम सही समय है, इसी समय किसान भाइयों को खाद और उर्वरक के बारे में भी पूरा ध्यान देना है कि कितनी खाद हमको देनी है। एक शेड्यूल बनाया जाता है, किसान भाइयों को पहले से पता है कि 1 वर्ष के पौधे के लिए, आम की अगर बात करते हैं, तो 1 वर्ष के पौधे के लिए 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास, ये एक पौधे के लिए 1 साल के जो पौधा है उसके लिए देते हैं। अगर 2 साल का पौधा है तो 200 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस, 200 ग्राम पोटास। इसी तरह से हम 10 साल तक इसको गुणा करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। मतलब कि 10 साल का अगर पौधा हो गया तो 1 किलो नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1 किलो पोटास, ये मात्रा हम एक पेड़ में, एक थाले में देते हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो 10 साल से ज्यादा पेड़ हो गए हैं, उम्र के हो गए हैं, इसके बाद हम इस मात्रा को नहीं बढ़ाते, यही मात्रा हम निश्चित रखते हैं। लेकिन हम खाद उर्वरक को डालने के साथ ही में हम एक सलाह देंगे कि मृदा जांच, अच्छा, मृदा परीक्षण एकदम बहुत जरूरी है। चूंकि 40 साल आम के बाग जो हैं बहुत पुराने होते हैं, 10 साल से लेकर के और 40 साल, 50 साल, 60 साल तक पैदावार दिया करते हैं, बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। तो इस दौरान हम लोग बाग की मिट्टी की जांच नियंत्रण रूप से कराती रहना चाहिए। उसमें सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कापर है, कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरेक्स और चूना, कैल्शियम, इनकी सबकी भी कमी कभी कभी दिखाई मृदा परीक्षण के द्वारा ये हमें पता लग जाएगा। हाँ जी, पता लग जाएगा। तो इनकी भी आवश्यकता हमको देने की पड़ती है। साथ ही जो हमारा जैविक खाद है, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, ये भी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि प्रति पेड़ कम से कम 30 से 40 किलो गोबर की खाद भी साथ साथ में, रासायनिक खादों के साथ साथ में डालें। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमने बताए, कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स और चूना, ये कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स, ये तीनों चीजें 250-250 ग्राम और चूना 150 ग्राम जी प्रति पौधे के हिसाब से प्रति थाले में इसको डालना चाहिए। चूंकि ये बहुत महंगा होता है और बहुत प्रभावी होता है, बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देंगे इसको पूरे खेत में न फैला करके जो क्षेत्र है जहां पर पौधे की खाने वाली जड़ें हैं,
वहाँ पौधे, पर दे। हाँ एकदम वहीं पे डालना है। पौधे के तने से 1.5 से 2 मीटर दूर जो होता है वहां पर एक नाली सी किसान भाई बना लें बढ़िया सी, 1 फुट चौड़ी 1 फुट गहरी, अगर इतना कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और उसी में ये जो सोच, मतलब एक क्षेत्र आप निर्धारित कर दें पेड़ के आसपास, हाँ, तो उसी खाद उसी जगह पे डालनी चाहिए। बहुत कभी कभी देखते हैं कि अनजाने में किसान भाई तने के ऊपर एकदम गोबर की खाद डाल देते हैं, एक जो या कंपोस्ट खाद डाल देते हैं, कतई उसका कोई इस्तेमाल पौधे नहीं कर पाते हैं, चूंकि वहां खाने की जड़ नहीं है। खाने की जड़ पौधे से 1 से 1.5 मीटर दूर होती है, इसलिए किसान भाइयों को इसमें बहुत जरूरी है कि खाद निश्चित मात्रा में दें, नंबर 1। नंबर 2, सही समय पर दें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सही जगह सही तरीका, अच्छा तरीका सही हो कि खाद पौधों को मिल जाए, जड़ों को खाने वाली जो जड़ें हैं उनको मिल जाए, तभी उसका भरपूर उपयोग पौधे कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, रोग एवं कीट हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनके फलदार वृक्षों को जी, तो इन पर नियंत्रण के लिए जी हमारे किसान भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए? जी, मैंने बताया बरसात के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समय, अभी इसी समय शुरू करने जा रहे हैं, किसान भाई बाग में जाएंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा होता है जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वो किसान भाई जानते हैं गुजिया कीट। गुजिया कीट होता है, वो बहुत नुकसान करता है आम के बागों को। और बाद में जा करके ये इसके भुनगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं छोटे कीड़े, बाद में जा करके पेड़ की उस पे चढ़ जाते हैं, बौर के पास पत्तियों पे या टहनियों में, मुलायम बौर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, टहनियों में जाकर के चिपक जाते हैं और सफेद पाउडर इनके ऊपर छा जाता है। तो उस समय किसान भाई इसको पहचान पाते हैं कि गुजिया कीट लग गया, खूब कस के तने में लग जाता है और फल में भी, डंठल में भी लग जाता है, तब इसको पहचान पाते हैं गुजिया कीट लग गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं किसान भाइयों को कि ये गुजिया कीट अभी से शुरुआत करता है। अगर हम इसका अभी से नियंत्रण करें तो हम इसका बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे बगैर किसी दवा के। कभी कभी बगैर दवा के भी नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे कि अभी हमने बताया, अगर जुताई करते हैं बागों की, अगर जुताई कर दें तो क्या होता है, गुजिया की कीट के जो अंडे हैं इसी समय वहीं जमीन में पड़े हुए हैं जी, थाले के पास जमीन में पड़े हैं। अब क्या होगा, उससे बच्चे निकलेंगे जो गुलाबी कलर के हमने बताए छोटे छोटे, और वो बच्चे निकल करके वो तने पे चढ़ना शुरू करेंगे, आम के पेड़ के तने पे चढ़ना शुरू करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहीं पे उसको मार देना है, हमको ऊपर नहीं चढ़ने देना है। तो इसके लिए हमने बताया उपाय कि आप जुताई कर दीजिए। तो जुताई में धूप में सूख जाएंगे, अंडे फूट जाएंगे, या जो चिड़िया चौवे हैं खा जाएंगे उसको। एक तो इससे उनका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा कि हम एक सलाह देते हैं किसान भाइयों को, जब बाग की सफाई आपने कायदे से कर ली तो थोड़ा सा चूना लेकर के और तने की खूब उसकी पुताई कर दें। बड़ा वैज्ञानिक होता है, इसको अक्सर किसान भाई करते हैं, तने की पुताई। हाँ, एकदम तने की सफेद पुताई, उसमें थोड़ा सा कीटनाशक मिला लें, मिथाइल पैराथियान। तो इससे क्या होगा डॉक्टर साहब? हाँ, वही मैं बता रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो कीड़े चढ़ेंगे वो आराम से दिखाई पड़ जाएंगे आपको। किसान भाई जैसे ही बाग में जाएंगे, तने पर नजर मारेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कोई कीड़ा तो नहीं चढ़ रहा है। या जब कभी पेड़ में लगता है एक तना खाने वाला कीड़ा जो बुरादा निकालता है, वो अगर कहीं लगा हुआ है तो अगर आपने सफाई की है बढ़िया से, उसमें कोई फफूंदी नहीं लगी है पेड़ में, बरसात में फफूंदी लग जाती है, बरसात होने के कारण फफूंदी लग जाती है, तो उसमें अगर चूने से आपने पुताई कर दिया है, उसमें कीटनाशक मिला दिया है, थोड़ा सा फफूंदी नाशक कापल ऑक्सीक्लोराइड मिला करके पुताई कर दिया है, तो ये उसका रासायनिक नियंत्रण का काम करेगा। तो आपको कीड़ा तुरंत दिखाई पड़ेगा, आपकी नजर पहले ही तुरंत पड़ जाएगी कि हाँ कीड़ा चढ़ रहा है, आप उसका नियंत्रण कर लेंगे। दूसरा कि अगर जो वो होता है, क्या नाम है आपका, ये सिल्ला जो सूट निकल रहा है, उससे बुरादा निकल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें तना खाने वाला कीड़ा लग गया है। उसका नियंत्रण आप बेहतर कर लेंगे, आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी कि बीमारी आ गई, अब हमारे यहाँ पेड़ों पर कीड़े आ गए। तो हमने बताया कि जो गुजिया कीट है उसको आप पहले जुताई करके, गुड़ाई करके जमीन में मारिए, अंडे बच्चे उसके मर जाएंगे। और इसके बाद अगर वो चढ़ना शुरू करता है तो एक जैविक नियंत्रण बहुत बढ़िया उपाय है कि आप 400 गेज की पॉलीथीन आती है, सफेद पॉलीथीन, 400 गेज की पॉलीथीन 25 सेंटीमीटर चौड़ाई में उसको काट लीजिए और उसको पेड़ के तरफ जहां पर आपने पुताई किया है उसके चारों तरफ पेड़ के तने पे लपेट दीजिए। अच्छा, पॉलीथीन सीट को लपेट दीजिए और उसको नीचे से कस के मिट्टी कूट करके, चिकनी मिट्टी लगा करके और उसको बंद कर दीजिए, ताकि मैंने बताया कि वो जो कीड़े हैं जो चढ़ेंगे गुलाबी रंग के गुजिया कीट के, वो चढ़ नहीं पाएंगे। 25 सेंटीमीटर पन्नी पे वो चढ़ नहीं पाते हैं और वो नीचे गिरेंगे रपट के। जब नीचे गिरेंगे तो नीचे क्या करना है आपको, पन्नी बांधने के बाद उस पे फालीडाल धूल, जो मिथाइल पैराथियान धूल है, उसको 100 से 200 ग्राम चारों तरफ तने के उसमें गिरा दें। तो ऊपर से कीड़े जब गिरेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें आकर के नीचे आके समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये एक जैविक नियंत्रण है, बहुत कम प्रयास से, बहुत अच्छे प्रयास से हम लोग कर सकते हैं इसका नियंत्रण। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपने बागों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम
का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।